नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो है अगला प्रश्न है 115वां, जो कि 114 प्रश्न आपके डिस्कस हो चुके हैं और वो टॉपिक वाइज, ठीक है। तो पहला 15वां प्रश्न है 115 जो है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे के पोते थे, यानी वे किसके पोते थे? तो दिया है समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी इनमें से कौन सा जो है जिनके वो पुत्र थे, कौन? अशोक। तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो बात करते हैं, यानी कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे और उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वही इसके क्या थे? उन्हीं के क्या थे? ये पोते थे। ध्यान रखेंगे किसके पोते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए इसकी व्याख्या, आपके सामने व्याख्या भी दिया गया है, ठीक है। अब व्याख्या में कहा है कि कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक, आप जानते हैं अशोक के बारे में, जिसने जो है कलिंग के राजा के बीच 261 पूर्व में लड़ा था। फिर सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र। तो ध्यान रखिएगा, जो अशोक थे वो किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। और पोते किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पोते। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन सा है? अशोक, ठीक है ना। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ये कभी कभी हमसे पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना। और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8 वर्ष में यह युद्ध क्या किया गया था? लड़ा गया था। यानी 8वें वर्ष यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक। तो बात करें अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 116। क्या है 116? तो देखेंगे 116वां प्रश्न जो आपके सामने रखा गया है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। देखिए ऐतिहासिक ये ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है कई लोगों ने कराया है, यानी कई शासकों द्वारा कराया गया था, जो कि मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान जो है क्या इसे राजपथ कहा जाता था, क्या इसे पूर्वी पथ, राजपथ या बादशाही सड़क कहा जाता था? तो देखिए जो विकल्प ए है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है इसको उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था। अब देख लिए कई लोगों ने इसका निर्माण कराया था। अब यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है, दिया गया है कि इस काल के पथ के दौरान ये जो है पढ़ेंगे इसमें, तो पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता है और ये 8 चरणों से में निर्मित है। और यह राजमार्ग पेशावर, जैसे कि ये दिया गया है आपके 8 शहर, ठीक, को जोड़ता है। उसके बाद से अगला है यहाँ पे कि मुगल काल में जो है, मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब मार्ग का ज़्यादातर भाग जो है शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया था। किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी द्वारा। उसके बाद से इसमें और भी देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट जरूर मिलेंगे, ठीक ना। इसकी व्याख्या आपको दिया गया है। थोड़ा सा लास्ट पॉइंट देख ले कि अंग्रेजों के काल में जो है 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों के शासनकाल में 17वीं सदी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ग्रेट ट्रंक रोड कर दिया गया। अगला प्रश्न है 117वां प्रश्न है आपके सामने कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए। किसके अनुयायी बन गए थे ये पूछ रहा है हमसे। क्या वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, क्या वो वेदांत के, क्या जैन धर्म के, या क्या हिंदू धर्म के? तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये है आपके कौन से? बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म से क्या हो गया? ये प्रेरित हो गया। कौन? सम्राट अशोक, ठीक है ना। सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म से प्रेरित हो गया और काफ़ी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में भी लग गया था। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर, यानी कलिंग युद्ध में काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को मारा गया था, जिसके चलते जो है अशोक का हृदय जो है परिवर्तन हो चुका था, यानी खिल उठा था, अजीब हो गया था उसके अंदर, ठीक है ना। तो उस वहीं से उन्होंने जो है क्या कर लिया कि स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या हो गए? बन गए। यानी कि वहीं से अब बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और लोगों की सेवा करने में जुट गया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त कल्हड़ और विष्णु शर्मा। तो आप जानते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जो है नाम आता है जिसका कई नाम है, कौटिल्य, ठीक है। उसके बाद से विष्णुगुप्त। तो ये आपके कौन सा होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर था। यानी इनके गुरु जो थे वो कौन थे? विष्णुगुप्त, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और ये अर्थशास्त्र के जो है जनक भी हैं, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है इसका व्याख्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे विष्णुगुप्त, जिन्हें विष्णुगुप्त कहते हैं, और अन्य नाम चाणक्य एवं कौटिल्य भी था। कौन नहीं जानता है भाई साहब चाणक्य और कौटिल्य का नाम, ठीक है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और आप तो जानते ही ये सब, ठीक। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न क्या है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। तो जो उदयन था, ठीक है, जो उदयन था इसने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। क्या तक्षशिला था, सारनाथ था, कौशाम्बी था या राजगीर था। तो देखिए इसका जो जवाब हमारा होगा वो होगा आपका डी, यानी कि राजगीर, जिसको राजगीर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राजगीर को जो है इसने कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, राजगीर की राजधानी को कहाँ कर दिया था, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। 119 हो गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसकी व्याख्या भी आपको दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि उदयन जो है 461 से 445 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु हर्यक वंश, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, उनकी हत्या करके मगध का शासक बना। और जानते हैं पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि उसके बाद से जो है आपको पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, गंगा और सोन ये दो ऐसी नदियां हैं जहां इस नदियों पर जो है इसने पाटलिपुत्र नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। और उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। और यह जैन धर्मावलंबी शासक था। क्या था, जैन धर्मावलंबी शासक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। बड़ा पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, और ये है कौन सा, इंडिका। अब जानते हैं, हमने चर्चा भी किया था कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और अपनी पुस्तिका इंडिका में जो है मौर्य युगीन समाज की एवं संस्कृति के विषय में क्या किया था, लिखा था। हर्षचरित्र की बात करते हैं तो बाणभट्ट ने लिखा था। ये भी पूछा जाता है हर्षचरित्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट। मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास की पुस्तक है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि, हड़प्पाई, देवनागरी या ब्राह्मी। तो देखिए जो अशोक को जो शिलालेख थे वो ज़्यादातर आपके किस में लिखे गए थे, तो वो ज़्यादातर लिखे गए थे आपके ब्राह्मी लिपि में। किस में भाई साहब, ब्राह्मी लिपि में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या। आप व्याख्या में यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक के प्राचीनतम अभिलेख जो है वो कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। उसके बाद से सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप द्वारा नमक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का सफलता हासिल की थी। तो पूछा जाता है कि जो है अशोक के प्राचीनतम अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो ये पढ़ा था आपके प्रिंसेप नाउ, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है ना, तो इनका एक नाम आपको याद रखना है। ठीक, और कुल अभिलेख कितने थे, 40 अभिलेख थे। तो ये चीज़ें आपको इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है। कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी, स्ट्रैबो। देखिए तो ये कौटिल्य है आपके, कौन, कौटिल्य, इसके गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के। आप इसकी व्याख्या भी यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है। ठीक है ना, तो व्याख्या को देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न ये है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। और इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो कौन थे, तो ध्यान रखना इसके जो पुत्र पुत्री थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा थे, जो कि श्रीलंका में गए हुए थे धर्म की प्रचार करने के लिए। किसका, तो बौद्ध धर्म का। ठीक है ना, तो इसके पुत्र महेंद्र एवं कौन से हैं, संघमित्रा आपके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप व्याख्या भी इसकी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जो है इसकी व्याख्या भी वाली बात देख सकते हैं। और ये रहा आपके सामने इसकी व्याख्या। ठीक है, तो महेंद्र वर्मा और संघमित्रा हो गया। अगला है, अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों के दूर दराज के स्थानों पर भेज दिया, ताकि लोग भगवान बुद्ध की भिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को उद्धार कर सकें। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री कौन सी थी, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और सम्राट अशोक का नाम देव नाम प्रिय, उनका शासनकाल 273 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व के मध्य था। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा जो थे संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। अब देखिए अभी पीछे हमने इसको जो है अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, आपको तो आ जाना चाहिए। कौन था, तो अशोक था। ठीक है ना, अशोक के ही पुत्र और पुत्री जो महेंद्र वर्मन और संघमित्रा थे, इन दोनों ने श्रीलंका में प्रचार किया था। उसके बाद से 25 का देखेंगे तो ये इसने बोला है कि ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। बिंदुसार, अशोक, महेंद्र या बिंबिसार।
तो देखिए इसका जो जवाब हमारा होगा वो कौन सा होगा आपका, फिर अशोक ही होगा, यानी अशोक नहीं किया था इसका। ठीक है, तो इसमें कोई समझना उतना नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। वो कहाँ था? असम था, बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था। तो ध्यान रखेंगे वो जो था आपका कहाँ पे था, तो उड़ीसा में था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कहाँ था भाई साहब? तो उड़ीसा था, यानी कि 126 का जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या, यहाँ पे दिया गया आपको व्याख्या क्या है कि कलिंग युद्ध के जीवन के आखिरी युद्ध था और 261 में लड़ा गया था, और इस नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा क्या कर दी, त्याग दी। उसके बाद से जो है आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट आपका यही था। फिर अगला है कि अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। अरे भैया, कलिंग युद्ध के बाद, किसके युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध के बाद से क्या कर लिया था, बौद्ध उपदेशकों को अपना लिया था। ठीक है ना। अगला देखिए 128, इसने बोला है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में अब लड़ा गया था, यानी अब मैंने कब लड़ा गया था। ठीक है ना, ये उड़ीसा में जो है पूछ रहा है कि कब लड़ा गया था। ध्यान रखिए 261 बीसी में। कितने में? तो 261 बीसी में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं। तो व्याख्या रहा आपके सामने, ये क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है और यह युद्ध महान अशोक सम्राट अशोक 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि किस शिलालेख में वर्णित है, तो 13वें शिलालेख में। कितने शिलालेख में? 13वें। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया। अब देखिए अभी बात किए थे आपके कौन से, 13वें शिलालेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब व्याख्या की देख लीजिए आप कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए क्या कर दिया, त्याग दिया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। देखिए चंद्रगुप्त का पुत्र जो था मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था, इसने पूछा है दूसरा शासक कौन था। तो ध्यान रखिए दूसरा शासक कौन था, वही उसका पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन सा है, अशोक। ठीक है, तो ये था कौन, बिंदुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या, आपको सामने व्याख्या दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना से इतना के बीच में था और वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में इसे जो है भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि इसके दरबार में कौन आया था, तो एक यूनानी राजदूत जिसका नाम था क्या, डाइमेकस। याद रखेंगे भाई साहब, डाइमेकस आया था। ठीक है ना, और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों में विभाजित बताया था, विजेता बताया था। 16 राज्यों में इसने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। अगला है प्रश्न कि सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो सम्राट अशोक का पुत्र कौन सा था जो मौर्य वंश से संबंधित था, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो था आपका कौन सा था, तो अशोक किसका पुत्र था, ये पूछ रहा है कि अशोक का पुत्र था, माने किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र था। अभी पीछे पड़े हैं, और अशोक जो था किसका पुत्र था भाई साहब, बिंदुसार का पुत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। अरे भाई सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि इसके पिता ही न थे। हाँ, तो इसके पिता ही के उत्तराधिकारी होंगे ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, यानी इनके उत्तराधिकारी थे कौन, सम्राट अशोक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाए अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। कितने थे आपके, 16, 8, 14 या 10। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा, यानी कि कुल कितने थे, 14 थे। अभी अभी पढ़ा है आपने, ठीक है, पढ़ा है क्या कि 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके। ठीक, अब बात करें 134वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 134वां प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि अशोक महान से संबंधित है। तो अरे भाई अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित है, हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है,
अगला देखिए कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। अरे भैया फिर से बोल रहा है ये जो है आपका, चलिए हटाइए इसको भी छोड़ते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अगला है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अरे पाटलिपुत्र थी, तक्षशिला थी, ये मगध था, ये नालंदा था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर पर बी है वो पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र के बाद से कहाँ कर दिया, उदयन ने राजगृह कर दिया था, अभी पीछे पड़ा था। ठीक है ना, तो चलिए इसमें सोचना नहीं है। अगला देखिए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य, राजकुष्ट, प्रतिहार, गुप्त, ऐसा तो मौर्य वंश का देगा, मौर्य वंश का ही देगा ना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का ही था और इसने ही न जो है कौटिल्य के ही ना, चंद्रगुप्त मौर्य के ही ना गुरु थे कौटिल्य, इसलिए मौर्य वंश यह जगह। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 137 का ऑप्शन नंबर भी होगा आपका। 38 को देखते हैं। अब 38 देख लीजिए यहाँ पे कि चाणक्य का एक अन्य नाम है। अभी बताया था भाई विष्णुगुप्त था, क्या था, विष्णुगुप्त था। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद से मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। इसका संबंध किस देश से है। अब देखिए मेगास्थनीज, बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो आपको बताया था कि भाई इसने जो है इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी और यह सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है ना, तो 139 जो है आपका 139 का ए नंबर सही होगा, यानी कि यह एक यूनानी शासक था। क्या था, यूनानी शासक था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी को नियुक्त की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय की पालना करता था। इन अधिकारियों को कहा जाता था, क्या अमात्य कहा जाता था, क्या समाहर्ता कहा जाता था, चालुक्य या रज्जुक। तो देखिए ये जो काम करने वाले थे इनको जो है किस नाम से जाना जाता था, तो रज्जुक के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या भी आपको दिया गया है। ठीक है, और अगला प्रश्न भी है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो मुद्रा राक्षस नामक का विषय जो है किस राजा का है। ठीक है ना, किस राजा की कहानी का है आपको बताना है। तो देखिए ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है, क्योंकि मौर्य वंश पढ़ रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही होगा। तो ध्यान रखिए मुद्रा राक्षस जो है किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। उसके बाद से अगला देखें, और अगला ये आ रहा है आपके सामने कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। तो देखिए मौर्य वंश के बाद से जो है आपका आता है शुंग वंश। क्या आता है, मौर्य वंश के जो बाद से आता है वो आपका आता है कौन सा, तो सर शुंग वंश आता है। यानी शुंग वंश ने इसकी क्या की थी, जो है क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे शुंग वंश। और देख लीजिए इसके बारे में व्याख्या भी आपके सामने दिया गया है कि मौर्य वंश को अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या। अब देखिए जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मिलता है, बृहद्रथ, याद रखिएगा। हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। और इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यूनानी 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक बना था। यानी शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, कौन सा है, शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यभूति शुंग ने की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, याद रखेंगे आप। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, बृहद्रथ था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए पूछ ही लिया है नीचे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, भाई साहब बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ। ठीक है, अब देखिए मौर्योत्तर काल से जो है कुछ आपको प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो 144 से लेकर 151 तक है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ठीक है, यानी 144 का जो होगा आपका कौन सा होगा, पेशावर वंश होगा, राष्ट्रकूट वंश, पांड्य वंश या फिर सातवाहन वंश। देखिए तो ये सातवाहन वंश आपका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए सातवाहन वंश के बारे में कि सातवाहन वंश राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो जो उनके शासक थे उनका चित्र का वर्णन उस पर किया गया था। ठीक है, तो आप इसके याद रखेंगे। उसके बाद अतिरिक्त इन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, पोटी आदि के सिक्के भी क्या किए थे, चलवाए थे। और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश की स्थापना पूछे तो आप क्या बताएंगे, सिमुक ने की थी। ठीक है, और सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। ये राजधानी याद रखेंगे, राजधानी प्रतिष्ठान। और किसने स्थापना की इसकी, तो सिमुक ने स्थापना की। ठीक है ना, हाँ ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और पता भी हो गई आपको। ठीक है, तो बात करें अब 145वें प्रश्न की, और 145वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, क्या सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, बिल्कुल ये भी सही है आपका।
उसके बाद से उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, सही बात है, उपगुप्त ने ही किया था। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, नहीं भाई साहब, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका डी राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए, इसकी व्याख्या आपको दिया गया है नीचे। जो जीवक है, जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे और चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। तो ध्यान रखना, कुषाण के शासक कनिष्क के राजवैद्य कौन थे, तो वो थे आपके कौन, तो भाई साहब वो थे आपके कौन, तो वो थे आपके ये कौन, चरक, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद से इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में हुआ था, सही है था। और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, और ये भी कथन क्या है, सभी सत्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न आपके सामने यह है, क्या है कि कनिष्क किस वंश के संबंधित थे। तो कनिष्क जो थे, ये पूछ रहा है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, चोल वंश, पल्लव वंश, मौर्य वंश या कुषाण वंश। तो जो कनिष्क था ना, ये आपका कुषाण वंश से संबंधित था। किससे, कुषाण वंश से संबंधित था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको व्याख्या दिया गया है, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन, कनिष्क, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, जिन्हें 78 ईस्वी पूर्व में अपने राज्यारोहण किया था और उपलक्ष्य संवत चलाया था। शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और 78 ईस्वी को इस शक युग का आरंभ भी माना जाता है। और इसे शासनकाल में चौथे बौद्ध संगीति कुंडल वन, जो कि कश्मीर में हुआ था, बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा किसम बट गया था, महायान में बट गया था। और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसलिए ध्यान रखेंगे एक फैक्ट यहाँ से कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस से था, तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव था। एक महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे आ गई कि कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो वासुदेव था। कौन था, वासुदेव, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए कि कनिष्क वंश का सम्राट था, अभी बात किया था पीछे, ये देखिए आपका दोबारा जो है ये क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो चुका है आपका। ठीक है ना, यानी कि कनिष्क जो था किस वंश का था, कुषाण वंश का था, अभी पीछे देखा हमने। उसके बाद से अगला है कि शक युग आरंभ हुआ था। अब देखिए 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा ईस्वी में, 78 ईसा पूर्व में और सन 78 ईस्वी में। तो देखिए आप ईसा पूर्व ईस्वी में बड़ा कंफ्यूज होता है, कभी कभी लोग इसको भी ट्रिक कर देते हैं, इसको भी ट्रिक कर देते हैं, और वहाँ से क्या होता है, गलती होता है। तो गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको जो है इसे क्या करना है भाई साहब, सही सही करना है। यानी कि सन 78 ईस्वी में हुआ था, कितना में, तो सन 78 ईस्वी में शक युग का जो आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था, न कि 78 ईसा पूर्व में। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उसके बाद से अगला है क्या कि कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। अब देखिए कुषाण राजवंश के जो तीसरे शासक थे उनको हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप जानते हैं जो सबसे प्रतापी राजा था वही था। अब प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इनके बारे में जान भी गए हैं। चलिए अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की व्याख्या में देख सकते हैं आप कि ईस्वी पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। अब उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था, क्या तीसरी, पहली, चौथी या दूसरी, यानी कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए ये जो था आपका पहली था। कौन सा था, पहली। अब देखिए व्याख्या के बारे में इसके, तो ये जो था आपका पहला था, जिसमें जो आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें जो है आपको दिया गया था कि पहली शासक था जिसने जो है पहली बार। उसके बाद से हाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे व्याख्या है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी के प्रारंभ 15 ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस, ध्यान रखना, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था जो 78 ईस्वी में राजा बना। कब बना, 78 ईस्वी में राजा बना। और कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। तो याद रखेंगे चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय किया गया था, कनिष्क के समय। और कहाँ पे, कुंडल वन कहाँ है, कश्मीर में। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, देख लीजिए इस प्रश्न को क्या कह रहा है कि उड़ीसा के उदयगिरी में से हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा ने
लिखा था? क्या खारवेल, बिम्बिसार, महेंद्र या अशोक? तो देखिए आप जानते हैं कलिंग का राजा जो था वो खारवेल था। कौन था? खारवेल था। आप व्याख्या भी देख सकते हैं कि उड़ीसा के उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध था और इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसे तिथि रहित अभिलेख भी क्या कहते हैं। और इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था और यह लेख जो है प्रकृत में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्व है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें जो है पूरा आपको जो है समझ में आ गया कि जितने भी मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न थे उन सभी पे डिस्कस कर लिया और कहाँ से कैसे प्रश्न बन रहे हैं आप अनुमान लगा सकते हैं इसको देखकर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक काम करना भाई साहब, थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।